इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बिडेन और ट्रंप की पॉलिसीज़ चाइना को लेकर या हांगकांग को लेकर या चाइना के हिस्सों को लेकर। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे थे और वो प्रश्न ये थे कि ट्रंप के जाने के बाद या ट्रंप हार जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में चाइना का क्या होगा, बिडेन की पॉलिसीज़ का क्या होगा और अमेरिका की पॉलिसीज़ का क्या होगा। क्या अमेरिका की पॉलिसी चेंज होगी? क्या वो चीन को लेकर कुछ और सोचना शुरू करेंगे या वो इस्लामिक जगत को लेकर कुछ और सोचना शुरू करेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि यूएस की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी व्हाइट हाउस तय करता है और उस पॉलिसी को व्हाइट हाउस तय करने के बाद वो लेकर जाता है सेनेट में या कांग्रेस में और वहाँ से उसका रेजोल्यूशंस तत्कालीन तरीके से पास करवाया जाता है। लेकिन उनके जो थिंक टैंक हैं और थिंक टैंक का सिस्टम उनका चलता कैसे है? थिंक टैंक का सिस्टम उनका यूनिवर्सिटियों से चलता है, जहाँ पर बच्चे रिसर्च करते हैं, उसका खर्चा सरकार उठाती है, सरकार उसको पीछे से बैकअप देती है और वो पॉलिसीज़ वो पीएचडीज करते हैं, वो उस पर रिसर्चें करते हैं, वो रिसर्चें करने के बाद करंट सिनेरियो को पता करते हैं और एक एक यूनिवर्सिटी इस पर काम करती है। उन यूनिवर्सिटियों के अंदर वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग कंट्रियों के, इवन कंट्रियों के अंदर अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग रीजन और उनके अंदर जाति पंथ संप्रदाय को लेकर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने होते हैं, अलग रिसर्च विंगें बनी होती हैं। वो उन पर पीएचडियाँ करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं। वो सारी जो रिसर्चें होती हैं उनको एक काउंसिल के सामने जाती है, काउंसिल के बाद वो व्हाइट हाउस और उसके बीच में जो भी उन्होंने सिस्टम बना रखा हो वहाँ से होते हुए व्हाइट हाउस पहुँचती है। व्हाइट हाउस में जो उनके थिंक टैंक हैं वो थिंक टैंक फर्दर उसको एनालाइज करके अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि उन्होंने भविष्य में क्या करना है। व्हाइट हाउस इस पर इसलिए पॉलिसी बनाने में सक्षम रहता है क्योंकि अमेरिका 50 देशों से मिलकर बना हुआ, यूएसए जिसको कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को कहते हैं, तो वो एक 50 देशों से मिलकर बना हुआ है जिसमें सेंट्रल के पास जैसे यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन कल को बहुत इफेक्टिव हो जाए और एक दिन ताकतवर हो जाए तो फिर यूरोपियन यूनियन के अफेयर्स सारे यूरोपियन यूनियन के पास चले जाएं, हर एक कंट्री के, और जब वो उनके पास चले जाएं तो फिर वो उसको कब्जा कर लें। जैसे फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स या डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक सेंट्रल के पास चले जाते हैं 3 विषयों को लेकर। यूएस में भी कुछ ऐसा ही है। इन 50 कंट्रियों के एग्रीमेंट हैं और इन एग्रीमेंट के बाद इन्होंने अपनी सारी पावर्स एक सुप्रीम अथॉरिटी को दी हैं, जिसके पास डिफेंस रहती है, जिसके पास कम्युनिकेशन रहता है, जिसके पास एक्सटर्नल अफेयर्स रहते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट और उसके व्हाइट हाउस के पास कोई काम नहीं है क्योंकि इंटरनली गवर्नर सब कुछ होता है। इंटरनली उनका स्टेट जो है वो एक कंट्री है और कंट्री इंडिपेंडेंट टाइप है। उन्होंने जितने अफेयर सेंट्रल को दिए हैं उतने ही अफेयर्स पर सेंट्रल काम कर सकता है। स्टेट में वो अपनी मर्जी से एंट्री नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो फिर वो स्टेट से रेजोल्यूशन पास करवा के उन स्टेट में अपनी पॉलिसीज को लागू करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं करवा सकता अगर स्टेट एग्री ना हो तो। अब अमेरिका के पास चूंकि टाइम है तो करे क्या, इसलिए वो पूरे विश्व के ऊपर जो कंट्री हैं, जो स्ट्रांग कंट्री हैं, जो उसके लिए खतरा भविष्य में हो सकते हैं, जो उनकी पॉलिसीज के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं या भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, उनको वो 1 बाय 1 टारगेट करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूएसए ने सबसे पहले रशिया को टारगेट किया था कि रशिया यूएसएसआर वो भी कुछ ऐसे ही करके बना था, एक 13-14 कंट्रियों से मिलकर। तो उन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर को टारगेट किया, यूएसएसआर उन्होंने 1992 में तोड़ दिया। फिर उन्होंने इस्लामिक जगत को टारगेट किया, इस्लामिक जगत को उन्होंने तोड़कर रख दिया, चाहे वो इराक का वार हो, चाहे अफगानिस्तान का वार हो, चाहे वो सूडान के पीछे पड़े हों या फिर वो आज ईरान के पीछे पड़े हों। वो टारगेट उन्होंने कर लिया और इस्लामिक जगत को उन्होंने तोड़कर रख दिया। तीसरा टारगेट उन्होंने चाइना बनाया और चाइना उनके टारगेट पर इस समय है। इसलिए चाइना को लेकर यूएस की पॉलिसी, ना ही बिडेन की पॉलिसी और ना ही ट्रंप की पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी यह है कि चाइना को अगर न तोड़ा गया तो वो यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा एक दिन बनकर आएगा। इसलिए यूएस लगातार
उनके पीछे पड़ा हुआ है। और 2015 में, मैं आपको बता दूं, 2015 का मतलब हो गया जब जब ट्रंप नहीं आए थे सत्ता में, उस समय ओबामा प्रशासन हुआ करता था। ओबामा प्रशासन ने 2015 में अपनी पार्लियामेंट में लॉ पास किया था, एक एक्ट पास किया था जिसको उन्होंने तिब्बतन एक्ट कहा था, तिब्बतन पॉलिसीज एक्ट। और तिब्बतन पॉलिसीज एक्ट 2015, जिसमें उन्होंने तिब्बत को लेकर अपनी पॉलिसी बना ली थी, चाइना को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ बाद में उन्होंने हांगकांग को करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में, एक दो दिन पहले ही, उन्होंने एक बाई पार्टीशन रेगुलेशन किया। बाई पार्टीशन में आपको बता दूं, बाई पार्टीशन शब्द जो है वो इसका मतलब दो टुकड़े नहीं है। बाई पार्टीशन का मतलब ये होता है कि जो स्टेट की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक एग्रीमेंट टाइप कर लेती हैं, पॉलिसी पर सहमति बना देती हैं, और सहमति बनाकर ये कहती हैं कि ये पॉलिसी हम दोनों ही कंटिन्यू रखेंगे, चाहे हम में से कोई भी सत्ता में रहे। अब 2015 की पॉलिसी कंटिन्यू की ट्रंप ने। ट्रंप का एक बड़ा अंदाज है, यह रिपब्लिकन का, सभी का, ओनली ट्रंप का नहीं, केवल सभी रिपब्लिकन का, चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हों, चाहे वो बुश प्रथम रहे हों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, रिपब्लिकन एक आक्रामक रुख अपनाते हैं। वो अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको करने के लिए अमेरिका फर्स्ट शो करने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ साथ वो एक आक्रामक रुख अपनाते हैं। वो युद्ध करने में बड़े माहिर होते हैं और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ये रिपब्लिकन का गुण है। उसमें बुश हमने सबने देखा होगा, और आज ट्रंप को हम देख रहे हैं। डेमोक्रेट्स की खास बात यह है कि वो सेकुलरिज्म का आला पहनते हैं और सेकुलर कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक वहां पर है। इसलिए डेमोक्रेट्स अपने तरीके से काम करते हैं, परंतु पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मैंने कहा पॉलिसी का जो सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी से शुरू होते हुए व्हाइट हाउस पर जाता है, और थिंक टैंक उनको कन्विंस करते हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट से पास होने के बाद तो फुल फ्लैश राइट मिल जाता है। वैसे भी यूएस प्रेसिडेंट को पूरे राइट होते हैं फॉरेन अफेयर्स के मामले में। तो वो विश्व के सभी कोनों में किसको लड़ा सकता है, किसको भिड़ा सकता है, कौन सा कंट्री तोड़ना है, कौन सा उठाना है, कौन सा दबाना है, और किसको टारगेट करना है, ये यूएस लगातार टारगेट करता रहता है, ये उनका प्रेसिडेंट करता रहता है। इसलिए बाई पार्टीशन जब पॉलिसीज उन्होंने पास की यूएस पार्लियामेंट से, तो बिडेन अभी सत्ता में आ नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका की खास बात यह है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट कुछ दिन साथ में काम करते हैं। साथ में काम करने से मतलब कि इलेक्शन जीतने के बाद भी, हमारे यहां की तरह नहीं होता कि इलेक्शन आज जीता और कल शपथ लेनी है। वहां पर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर में जो नया प्रेसिडेंट आता है वो पुराने प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को समझने की कोशिश करता है। ये संभव है कि कभी कभी दोनों व्हाइट हाउस में ही रहते हैं और व्हाइट हाउस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों का वहां आदान प्रदान होता है, अधिकारियों से परिचय होता है और पॉलिसीज से परिचय होता है। ये नए आने वाले प्रेसिडेंट के लिए आवश्यक होता है। इसलिए वहां पर चुनाव हारने जीतने के बाद भी एक लंबा समय लगता है जब नया प्रेसिडेंट शपथ लेकर अंदर व्हाइट हाउस में घूमता है और पुराना प्रेसिडेंट वहां से निकलता है। तो बिडेन ने आने से पहले, बिडेन के सत्ता में प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले पार्लियामेंट ने यह बता दिया है कि बिडेन भी उसी पॉलिसी पर चलने वाले हैं। वो तिब्बत, स्वतंत्र तिब्बत देखना चाहते हैं, और स्वतंत्र तिब्बत में चाइना के जो भी लोग बीच में हिंड्रेंस पैदा करेंगे उन सबका उन्होंने वीजा कैंसिल पीछे किया। माइक पॉम्पियो हमने सबने देखा कि वो लगातार विश्व भ्रमण पर आज भी बने हुए हैं, और वो बिडेन आ जाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन माइक पॉम्पियो तब तक काम करेंगे जब तक बिडेन अपनी शपथ नहीं लेते, नए आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं कर लेते। इसलिए चाइना के लिए बहुत खुशखबरी की बात नहीं है, चाहे बिडेन आए चाहे वो ट्रंप रहें, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात नहीं है, वो बिडेन आए चाहे वो ट्रंप रहें। बस इतना सा हमको अलग से देखना पड़ता है कि हमारे देश के लिए जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज, जो हमारे देश के गद्दार हैं, जो हमारे देश में बैठे हुए लोग, उधम मचाने वाले लोग हैं, जो देश को कमजोर करने वाले लोग हैं, उनको डेमोक्रेट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। रिपब्लिकन खुला खेलते हैं, डेमोक्रेट्स हमेशा सीधा सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेट्स की ये खास बात है। हालांकि मैंने जैसे कहा कि पॉलिसी दोनों की एक होती है, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंटरनल पॉलिसीज में इंटरफेरेंस करते हैं। इसलिए यह संभव है कि बिडेन भारत की इंटरनल पॉलिसीज में कुछ इंटरफेरेंस करें, लेकिन चाइना के लिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल सेम है। चाइना में बाई पार्टीशन जब उन्होंने
पास किया तो इसका मतलब हो गया तिब्बत को वो स्वतंत्र देश मानना चाहते हैं और हांगकांग को भी स्वतंत्र देश अभी देखना चाहते हैं। हालांकि चाइना का ये क्लेम कि उनकी जो एक डायनेस्टी थी, बड़े ही 200-300 साल का उसका शासन रहा हो, उस डायनेस्टी ने जितने हिस्से पर राज्य किया है वो सब हमारा है। हम भी अगर उस पॉलिसी पर चलना चाहे तो हम कह सकते हैं कि एशिया पर पूरे पर हमने राज्य किया है, इसलिए वो पूरा एशिया हमारा है। लेकिन भारत चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए भारत इन विषयों पर आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु चीन ऐसा करता है, तो चीन के लिए या तिब्बत को मानने के लिए तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया कल यूएस ने। और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का मतलब यह हो गया कि अब उनके दलाई लामा और जो तिब्बत स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एम्बेसडर्स, उनके लोग, उनको मदद पहुंचाना या उनके साथ सीधे संवाद स्थापित करना, ये यूएस अपने हिस्से में लेने वाला है और यूएस सीधी वार्ता शुरू करने वाला है। इससे तिब्बत के लोगों को एक हौसला मिलेगा और जिस समय तिब्बत रिवोल्ट करे चाइना के खिलाफ, उस समय अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। और अमेरिका भारत के साथ भी इसलिए ही खड़ा है क्योंकि तिब्बत को तोड़ना है और हांगकांग को तोड़ना है। उनको तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की आवश्यकता है और नरेंद्र मोदी के बगैर वो उसका तोड़फाड़ नहीं कर सकते। हालांकि हमारी भी समय की रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा जो तिब्बत का क्षेत्र है या तो वो भारत में आ जाए, नहीं तो एक बफर स्टेट जो हमने बनाकर रखा था वो बफर स्टेट बन जाए। जिस दिन तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, वो बफर स्टेट बन जाएगा, उस दिन हमारा चाइना से सारा बॉर्डर खत्म हो जाएगा। हमारे चाइना से कोई बॉर्डर नहीं लगेगा। हमारा पहले भी चाइना से बॉर्डर नहीं लगता था। हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर अगर किसी से लगा है तो वो तिब्बत से लगता है। लेकिन चाइना ने तिब्बत पर गलत तरीके से कब्जा किया, जिसको कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने रिकॉग्नाइज किया था कि चाइना लुटेरे चाइना को भी उन्होंने एक राष्ट्र माना था, जबकि पूरे विश्व ने 1970-73 तक उसको राष्ट्र नहीं माना था। वो सब के सब आरओसी को, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज जो कि आज ताइवान की सरकार है, उसको ही चीन मानते रहे हैं। उस समय की चीन की जो सरकार है वो ताइवान में आज भी बैठी हुई है। जो उनका एक स्टेट हुआ करता था फोमोसा, वो उसको बाद में नाम बदलकर ताइवान रखा गया। मुझे लगता है कि यूएस की पॉलिसी को लेकर भारत में कम्युनिस्ट जो खुश होने लगे थे कि बिडेन आ गए हैं, या भारत में कुछ ऐसे संगठन जो भारत विरोधी थे और चाइना से 370 इस्टेब्लिश करवा रहे थे या चाइना की मदद से 370 का इस्टेब्लिशमेंट देख रहे थे, ऐसे सभी लोगों को बहुत धक्का लगेगा इस बाई पार्टीशन एग्रीमेंट से, इस बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन से जो अमेरिका ने पास किया है। और बिडेन की पॉलिसी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की पॉलिसी बदलने वाले हैं। रुख केवल हल्का या तेज हो सकता है, आक्रामक या सम्रांत हो सकता है, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।